Okay, today we are going to attend a new topic. ठीक है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्स क्रिएशन का जो चैप्टर है उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ पर हमने नेफ्रॉन तक बात कर ली थी। कहाँ तक बात कर ली थी? नेफ्रॉन तक। अब हम टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की जब बात आती है तो आपको एक थोड़ा सा हल्का सा मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे मान लो ये है, ये कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स। और ये जो है ना, ये इसको आप मेडुला पार्ट कहोगे, इसको आप मेडुला कहोगे। ये वाला कॉर्टेक्स है, एक कॉर्टेक्स है और एक मेडुला पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर नेफ्रॉन जो होता है उस कुछ इस प्रकार से होता है। देखो, ये नेफ्रॉन का बोमेन संपुटक, नेफ्रॉन का क्या है? बोमेन संपुटक। ये पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनले, और ये आ गया लूप ऑफ, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये बात तो मैंने आपको समझा दी थी कि जो नेफ्रॉन होता है उसका बोमेन संपुटक प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी कॉर्टेक्स में रहेंगे और लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहेगा मेडुला में। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी। तो वैसा ही कुछ है। अब एक हम ये बना रहे हैं, ये आ गया वही बोमेन संपुटक, ये पीसीटी और ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो इन दोनों में आप क्या डिफरेंट कर पा रहे हो? सर, डिफरेंट ये है कि इसकी लूप ऑफ हेनले छोटी है और इसकी लूप ऑफ हेनले बड़ी है। समझ में आ गई बात? एक की लूप ऑफ हेनले छोटी है और एक की लूप ऑफ हेनले बड़ी है। तो जिसकी लूप ऑफ हेनले छोटी है उसको आप कहोगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरी बात, ये जो फिजियोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं ना, स्पेशली जूलॉजी के, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपके भविष्य में कभी भी आपके कॉन्सेप्ट खराब नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट खराब इसलिए हो जाते हैं आपकी, आपका हिंदी में याद रहता है थोड़ा सा। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इसलिए आपके बिगड़ेंगे नहीं। आप ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि फिजियोलॉजी जो चलती है ना, कहीं पे भी चले इंग्लिश में ही चलेगी। फिर मतलब क्या निकलता है? मतलब आपकी डबल तैयारी हो गई। ऐसा है नहीं कि 12th तक यहाँ पढ़ोगे, बाद में जाओगे बड़े स्तर पे और वहाँ जाके एकदम से इंग्लिश को संभालना पड़ रहा है। वहाँ जाके एकदम से इंग्लिश को संभालना पड़ रहा है। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तब होते तब आपने एक एक वर्ड तो एटलीस्ट उसमें टॉपिक का नाम तो इंग्लिश में याद किया होता। टॉपिक का नाम तो इंग्लिश में याद किया होता। तो एक तो हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कौन सा हो गया? और ये जो है, जो जिसकी लूप ऑफ हेनले बड़ी होती है, इसको आप कहते हो जक्स्टा। इसको हिंदी में जक्स्टा ही बोलोगे आप। ठीक है, मेडुलरी नेफ्रॉन। आप इनको अपनी रफ कॉपी में नोट करते रहें, क्योंकि मैं अब आपको नोट्स ही रेफर करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो फिर आप घर पे जाके पढ़ोगे तो इनको नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, या इसको घर जाके देखें। देखते नहीं हो आप, व्यूज कहाँ से आएंगे? आप देखोगे तभी तो आएंगे। ठीक है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन दो हो गए अपने पास। एक हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक हो गया जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई? अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर क्या है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर अगर हम बात करें तो 80 से 85% नेफ्रॉन यही होते हैं। पहली बात, 80 से 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, इन नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो छोटी होती है। लूप ऑफ हेनले छोटी होती है। क्लियर? एक बात ये आपको याद रखनी है कि इनमें वासा रेक्टा एब्सेंट होती है। वासा रेक्टा एब्सेंट रहती है इनकी। ठीक है, वासा रेक्टा एब्सेंट होती है
और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, हमने क्या बात की, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज परिनलिकीय केशिका, परिनलिकीय इसमें ज्यादा विकसित होती है। अब बोलोगे सर इसमें क्या होता है, जस्ट आप देखोगे तो ये 15 से 20% होता है। कितना होता है? और ये जो सारी चीजें हैं ये सारी अपोजिट कर लो। यहाँ लूप ऑफ हेनले इसमें लार्ज होती है, बड़ी होती है, वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, और जो पेरी न्यूक्लियर वो जो सॉरी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है वो होती हैं लेकिन कम विकसित होती हैं, इतनी नहीं होती हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करें, ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्रिएशन की फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन बात करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन की कार्य की, टॉपिक क्या है अपना, उत्सर्जन की कार्य की। देखो मैं जो वर्ड इंग्लिश में लिखता हूं उसको हिंदी में बोल देता हूं, आप नोट कर लेना जैसे आपको सुविधा रहे वैसे, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं आराम से, तो उनसे निवेदन है कि वो भी नोट करें, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन किसकी बात कर रहे हैं? फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन की बात कर रहे हैं। देखो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन की बात करते हैं तो अपने पास दो चीज आती है, अपने पास दो बातें आती हैं, एक तो यूरिया फॉर्मेशन, एक यूरिन फॉर्मेशन, दो बातें हैं। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन की बात करें यानी उत्सर्जन की कार्यकी की बात करें तो दो बातें आती हैं, एक तो यूरिया का निर्माण और एक मूत्र का निर्माण। तो दो बातें अपने पास कौन सी है? दो बातें अपने पास है कौन सी है भाई? एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया and other is formation of यूरिन। दो बातें आती हैं अपने पास, एक तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और एक आती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पहली बात है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। देखो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो है वो अपना होता है भाई कहां पर, कहां पर होता है? लीवर। कहां पर होता है? ध्यान रहे। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो वो होती है किडनी में। दोनों चीजें अलग अलग, दोनों बातें अलग अलग, और दोनों की होने की प्रक्रिया अलग अलग और उनकी पोजीशन भी अलग अलग। यानी यूरिन तो बनता है किडनी में, लेकिन यूरिया बन के कहां से आया? लीवर से। क्योंकि आपको पता है कि अपने शरीर का शक्तिशाली ऑर्गन है ये लीवर, एक बहुत पावरफुल ऑर्गन होता है तो बहुत सारी चीजों को तोड़ सकता है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो देखो लीवर की अगर हम बात करें ना, लीवर की, तो लीवर की जो सेल्स होती है ना बच्चों, उन सेल्स को कहते हैं हेपेटोसाइट्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, हेपेटोसाइट्स। लीवर की सेल्स होती हैं उनको हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। और यहां पर हेपेटोसाइट्स जो होती हैं वो लीवर की जो सेल है उनमें कौन सी चीजें ज्यादा यहां काम आती है यूरिया फॉर्मेशन करने के लिए? तो एक तो आता है वहां पे साइटोप्लाज्म और एक आती है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया काम। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तो वो काम आती है सेल के अंदर और एक आता है साइटोप्लाज्म काम आता है। क्लियर बात समझ में आ गई?
अब इसके अंदर देखें हम, तो यहां पर आप देखोगे तो ये है हेपेटिक वेन, क्या है भाई, और ये है हेपेटिक आर्टरी। एक हेपेटिक वेन है और एक हेपेटिक आर्टरी है। तो जो अपना ब्लड है वो आया, ठीक है, आ गया अंदर, क्लियर। और ब्लड के अंदर मान लो अमोनिया है, क्या है, अमोनिया यहां लीवर के अंदर चेंज हुई, किसके अंदर, यूरिया में। किस में चेंज हुई, ये जो चेंज होती है वहां पे एक साइकिल चलती है, साइकिल का नाम होता है यूरिया साइकिल। इसको क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र अलग है, क्रेब्स हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्रेब्स हैंसलिट। तो अमोनिया है, अमोनिया से क्या बन गई, यूरिया। अब ये यूरिया यहां से पास आउट हो रही है, ठीक है, ये यूरिया यहां से पास आउट हो रही है, और ये यूरिया अब आपके पास चली जाएगी कहां के पास, किडनी के पास। किसके पास चली जाएगी, किडनी के, यही समझा था हमने, किडनी के पास चली जाती है। तो यहां पर एक एनसीईआरटी का एक प्रश्न भी है कि मैक्सिमम यूरिया कहां प्रेजेंट मिलेगी आपको, तो मैक्सिमम यूरिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन द हेपेटिक आर्टरी, यानी लीवर की जो हेपेटिक, वर्ड किसके लिए बोलोगे आप, लीवर के लिए, हेपेटिक धमनी के अंदर आपको मैक्सिमम यूरिया मिलेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, क्योंकि वहां से बन के आ रही है भी, तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे यूरिया मिलेगी। किडनी के पास आ जाती है, किडनी इसको क्या बना देता है, यूरिन, क्या बना देता है। अब जो यूरिन बनता है ना, जो यूरिन बनता है ना, वो सीधा सीधा नहीं बनता है, वो भी तीन तरीके से बनता है जो यूरिन बनता है। पहला यहां पर जो काम होता है वो होता है भाई अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्लियर। दूसरा जो काम होता है वो होता है री अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा काम जो होता है वो कौन सा होता है, रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो काम होता है वो होता है सिक्रेशन का, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन का काम कौन सा होता है। तो देखो फॉर्मेशन यूरिन की अगर हम बात, देखो पहले हम बात करें फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन। फिजियोलॉजी जो एक्सक्रिएशन है वो दो तरीके से होगी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है वो इस तरीके से हो रहा है, यानी अमोनिया हमारे अंदर नहीं बनती, क्या बनती है, लेकिन उसको पचा दिया जाता है और यूरिया बना दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का यदि निर्माण होता है तो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर। और फिर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन तीन पार्ट में कंप्लीट होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीन पार्ट में कंप्लीट होती है, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हो गया टॉपिक, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। देखो अब इस चैप्टर में है ना, नेफ्रॉन का डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा, तो इसको याद ही कर लो, सिंपल सा है।
बार बार बन रहा है तो सिंपल सही है, इतना टफ थोड़ी है नेफ्रॉन का, बस 2 जगह आपको कुंडलित करनी है। ठीक, अब क्या होता है, हम पहली बात कर रहे हैं किसकी, अब इसको भूल जाओ, हिंदी में क्या कहते हैं भूल ही जाओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन याद रखो। ठीक है, क्या याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ही नहीं हिंदी। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो मैं समझाऊं आपको, ये एफरेंट आर्टियोल आ रही है, जिसको आप क्या बोलोगे, अबीवाई धमनी, अबीवाई धमनिका आ रही है, एफरेंट आर्टियोल, जो ब्लड को लेकर आएगी भी, और ये ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, और फिर ये इसमें बटती है, और फिर ये बाहर निकलती है, जो बाहर निकलती है इसको आप क्या बोलते हो, इफरेंट आर्टियोल, क्या बोलते हो, इफरेंट आर्टियोल, यानी अपवाही, ये एफरेंट आर्टियोल है और ये इफरेंट आर्टियोल है। ठीक है, आ गई बात समझ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो होती है वो ब्रॉड होती है और ये नैरो होती है, दोनों सेम सी बन गई, कोई बात नहीं, ये ब्रॉड होती है और ये नैरो होती है। तो आप एक चीज को समझो, जब आप एक तरफ से ज्यादा फ्लो की बात है, यहाँ पे फ्लो ब्लड का हो रहा है, एक तरफ से ज्यादा ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ से कम निकल रहा है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एक दाब उत्पन्न हो जाएगा। ये प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, ये प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, बोमेन संपुटक में, बोमेन कैप्सूल में, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये प्रेशर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। क्यों, एक तरफ से ज्यादा आ रहा है एक तरफ से कम निकल रहा है, तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया। ठीक है, इतना क्रिएट नहीं होता है कि यहाँ की जो एंडोथेलियम लेयर है वो रेप्चर हो जाए, फट जाए और किडनी फेल हो जाए, इतनी नहीं होती। बट बीपी के केस में ऐसा हो सकता है, बीपी के केस में ब्लड का फ्लो तेज होता है, और तेज फ्लो के कारण क्या होगा, जो यहाँ तेज फ्लो आया, सामान्य से ज्यादा आया, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा, सामान्य से ज्यादा क्रिएट हो गया, 20 mmHg से भी ऊपर गया, और जैसे ही यहाँ जाता है तो ये जो दीवारें हैं वो फट जाती हैं, फटते ही किडनी फेल, फटते ही क्या हो जाती है, किडनी फेल, और आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, या हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जैसे यूरिन से ब्लड पास होने लग जाए, यूरिन के साथ यानी मूत्र के साथ खून आने लग जाए, कई कारण हो सकते हैं। तो ये तो बीपी के केस में होता है, हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन जब हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम तो नॉर्मल केस में बात करेंगे ना, डरने की बात नहीं है। बोले सर डराओ मत, ये रेप्चर एप्चर तो अलग बात हो गई है ना, रेप्चर की बात मत करो। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ब्लड आया, प्रेशर बना, प्रेशर के कारण आप ऐसे सोचो कि एक छलनी है, उस छलनी के छेद छोटे हैं, मान लो सपोज दैट एक छलनी है, उस छलनी के छेद छोटे हैं, और आप उसमें कोई चीज डालते हो तो कुछ चीजें निकल जाती है, लेकिन आप ऊपर से दबा दो उसको, इतना दबा दो तो हो सकता है बेचारी जो चीजें हैं वो टूट टूट के निकले, इधर से निकल जाएंगी, जब आप दबाई दोगे तो निकल जाएंगी। तो आपने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया ना, तो प्रेशर के कारण जो चीजें हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक तरह से एक स्लिट पोर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, स्लिट पोर, और प्रेशर ज्यादा इंक्रीज है, तो ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होने के कारण, ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ब्लड से जो कुछ है सब कुछ निकल जाएगा। ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया तो ब्लड से आवश्यक और अनावश्यक सारी चीजें किस में आ जाएगी, इस कैविटी में आ जाएगी, जिसको आप कैप्सुलर स्पेस कहते हो। क्या कहते हो, अब ब्लड में क्या क्या आ जाएगा, ये ब्लड है, इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई, ब्लड में अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज निकल जाएगा, निकल गया, मिनरल्स भी आ जाएंगे, विटामिन्स निकल जाएंगे। ठीक है,
यूरिया, यूरिक एसिड, जो सब कुछ निकल जाएगा। सिर्फ 2 चीजों को छोड़ के। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बोमेन संपुटक में छनकर नहीं आती। उनके नाम है, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और दूसरा है ब्लड की कोशिकाएं, ब्लड सेल। याद रखें, एकदम से रिवाइज करके याद रखें। एक तो प्लाज्मा प्रोटीन और एक ब्लड सेल। ये 2 चीजें छनकर नहीं आती क्योंकि ये लाभ हुआ विटामिन है जो हमने बॉडी को दिए खुद को इंक्रीज करने के, बिल्डअप करने के लिए, और सारे विटामिन यूरिन में पास आउट हो गए। ऐसे तो कोई मतलब नहीं निकला, यानी फिर कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो निकल के आया ना, याद रखेंगे, प्रश्न ये भी बनता है कि जो छनकर आता है उसको आप क्या कहते हो। उसको यूरिन नहीं कहा जाता है। जब तक की बात कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आए तब तक इस बात को यूरिन नहीं कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर निस्यंदन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऑब्वियसली फिल्ट्रेट याद रखो यार, ज्यादा याद रह जाएगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जो छनकर आता है उसको आप क्या कहते हो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, न कि आप उसको यूरिन बोलो। यूरिन नहीं बोलेंगे हम। और जब ये सारी चीज जा रही है, सारी चीज जा रही है, तो ये भी नुकसान है। तो अपनी पहली बात कंप्लीट होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। सारी चीजें निकल कर आ गई, अल्ट्रा हो गया। फिल्टर तो हुआ लेकिन अल्ट्रा फिल्टर हो गया। अल्ट्रा फिल्टर मतलब छोटी छोटी चीजें जो आवश्यक थी वो भी निकल के आ गई। तो ये आवश्यक चीजें निकल के आ गई, इसके लिए तो दिक्कत हो गई। इसके लिए तो क्या हो गई, दिक्कत हो गई। तो ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये आपको पता है इधर से ऐसे मुंह करके, फिर यूं मुंह करके, फिर इधर इधर ये ऐसे रहती है। तो ये है मान लो ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स कौन सी है, मैं इन्हीं को दिखा रहा हूं। ये जो ब्लड वेसल्स है इसी को मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां। समझ में आ गई बात। तो अब क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स यहां पर रहेगी और ये ब्लड वेसल्स उन चीजों को उठा लेगी जो यहां से उठा लेगी। अलग कलर लेते हैं ना, यहां से उठा रही है, यहां से उठा, यानी पीसीटी से उठा रही है, असेंडिंग लिम्ब से उठा रही है, डिसेंडिंग से भी उठा लेगी, डीसीटी से भी उठा लेगी। सारी चीजों को उठा लेगी। कौन सी को, जो आवश्यक थे, जो ग्लूकोज वगैरह है, विटामिन वगैरह, उनको उठा के वापस से ब्लड में डाल देगी। इस चीज को हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन। इस चीज को हम क्या कहेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, बात समझ में आ गई। अब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब अभी तक इस ब्लड में और भी बेकार की गंदगी पड़ी है थोड़ी बहुत। तो जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, तो हाथों हाथ दूसरा काम भी वहीं पे हो सकता है ना। जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी काम, मान लो कुछ भी है, एवरीथिंग। जैसे आप घर में बोलते हैं सफाई कर रहे हैं, सफाई करो, तो आप ऊपर से कुछ सफाई कर रहे हो, लेकिन आपको पता मम्मी आपको 20 काम और बोल देगी ऊपर वाले। थोड़ा सा उसको भी खिसकाना, ये थोड़ा सा इधर कर दे, इसको पर्दे को इधर कर दे, ये सामान मेरे को पकड़ा दे। ऑब्वियसली कैसे, मम्मी को क्या पता है कि आप दोबारा नहीं चढ़ोगे वहां पे, तो 4-5 काम एटलीस्ट यहीं पे करवा लें, इससे 4-5 काम तो करवा ही लें। तो जब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ये ब्लड भी बोलता है भाई साहब कुछ गंदगी मेरे पास भी पड़ी है, तो डाल दे, तो यार इधर डाल दे। तो ये थोड़ी बहुत गंदगी जो बच गई, कुछ तो निकल के आएगी, और थोड़ी बहुत जो गंदगी इसके पास बच रही है ये वापस इसमें डाल देता है। इस चीज को हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। जब देखो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो नेफ्रॉन से ब्लड कैपिलरीज में होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन होता है। और सिक्रेशन जो होता है ब्लड कैपिलरीज से
नेफ्रॉन में होता है, ये सिक्रेशन होता है। ये चीज को याद रखिए आप, ये उल्टा सिल्टा यही तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में आएगा। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको इनका मीन और इनका जो मतलब है वो सारा आपको समझा दिया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है और ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है। तो बात कन्फर्म है, यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं